क्या आपने भी 10-15 फ्लैट्स देख लिए हैं लेकिन आज तक डिसाइड नहीं कर पाया कि खरीदना कौन सा है? हर वीकेंड नई प्रॉपर्टी देखते हैं, हर बार लगता है शायद अगली प्रॉपर्टी इससे बेटर होगी और इसी चक्कर में कई महीने निकल जाते हैं और कभी-कभी तो शायद सालों, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज कितने सारे होम बायर्स बिल्कुल इसी सिचुएशन में हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे डिसीजन लेने के तरीके में होती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस भी बताऊंगा जिसकी मदद से अगली बार प्रॉपर्टी देखते टाइम डिसीजन लेना आपके लिए शायद काफी आसान हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को सही तरीके से इवेल्युएट कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बात की थी लोकेशन, बिल्डर, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्राइस जैसे फैक्टर्स की, ताकि आप ये समझ सकें कि कोई प्रॉपर्टी आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रॉब्लम उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि कई बार बायर अच्छी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट भी कर लेते हैं, फिर भी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। कोई ना कोई थॉट उन्हें बार बार रोकता रहता है। चलो थोड़ा और देख लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है, शायद इससे भी बेटर मिल जाए। यानी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी सिलेक्शन की नहीं है, डिसीजन मेकिंग की है। और यकीन मानिए, मैंने ऐसे बहुत सारे बायर्स देखे हैं जिन्होंने 8-10 प्रॉपर्टी देखी, कुछ ने शायद 15-20 प्रॉपर्टी भी देखी, लेकिन जितने ज्यादा ऑप्शन देखते गए उतने ही डिसीजन लेना मुश्किल होता चला गया। और यहाँ मैं सिर्फ कोई प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्डर फोर्स में भी यही होता है, रेडी टू मूव फ्लैट्स में भी, इंडिपेंडेंट हाउसेज में भी, प्लॉट्स में भी। यहाँ तक तो कई बार एक प्रोजेक्ट में अगर आपने 8-10 से ज्यादा रीसेल फ्लैट देख लिए हैं तो शाम तक याद ही नहीं रहता कि किस फ्लैट की बालकनी किस तरफ थी, किसका मॉडल किचन अच्छा था, किसका इंटीरियर बेटर था और किसकी आस्किंग प्राइस क्या थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ज्यादा ऑप्शंस होना हमेशा अच्छी बात है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही हमें डिसीजन लेने से रोक देती है? आज इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से एक पैटर्न बार बार मेरी नजर में आ रहा है, चाहे मेरे क्लाइंट्स हो या मेरे सर्कल में जो मेरे ब्रोकर फ्रेंड्स हैं उनके क्लाइंट्स हो। एक कॉमन चीज बार बार देखने को मिल रही है कि बायर प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, सीरियस भी हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने में उनको पहले से कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और मैं यहाँ किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आज ऑप्शंस ज्यादा हो गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, या फिर प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में नहीं है, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। और सच कहूं, ऐसा सिर्फ बायर्स के साथ ही नहीं होता, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में मुझे जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया हो। बस यहीं से थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी शुरू हुई और मैंने थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। और उसी दौरान मुझे ये एक बुक मिली जिसे बैरी श्वार्ट्ज ने लिखा है। बुक का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। वैसे ये कोई रियल एस्टेट की बुक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे लिखी हुई बुक है। एक बहुत ही फेमस बुक है ये, लेकिन मुझे इसका एक कंसेप्ट प्रॉपर्टी बायर्स पे बिल्कुल फिट लगा। तो मुझे लगा मुझे भी ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। इस बुक का सिंपल आइडिया है, हम सभी सोचते हैं कि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ही बेटर डिसीजन हम ले पाएंगे। लेकिन राइटर जो बैरी शॉर्ट्स है वो कहते हैं कि एक लिमिट के बाद बिल्कुल उल्टा होने लगता है। यानी मोर ऑप्शंस, मोर कंपैरिजन, मोर कंफ्यूजन, डिलेड डिसीजन। अब जरा अपने प्रॉपर्टी सर्च के बारे में सोचिए। आज बाहर के सामने सिर्फ मल्टीपल प्रोजेक्ट की ऑप्शन ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्डर फ्लोर्स हैं, रेडी टू मूव है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं। हर कैटेगरी में दर्जनों ऑप्शंस हैं और हर प्रॉपर्टी की अपनी यूएसपी है। कहीं लोकेशन बेटर है तो कहीं बिल्डर अच्छा है, कहीं प्राइस अट्रैक्टिव है, कहीं पेमेंट प्लान अच्छा है, कहीं लेआउट बेटर है, कहीं एमेनिटीज शानदार है। और फिर ऊपर से यूट्यूब वीडियोस, ब्रोकर की एडवाइस, फ्रेंड्स के ओपिनियन, फैमिली के सजेशंस। अब आपका दिमाग डिसीजन कम और कंपैरिजन ज्यादा करने लगता है। और बैरी शॉर्ट्स इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। यानी शुरुआत में ऑप्शंस बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वही ऑप्शंस डिसीजन लेना आसान करने के बजाय उसे और मुश्किल बना देते हैं। आप में से जो लोग मेरी एज के आसपास हैं उन्हें शायद याद होगा कि 1983 में मारुति 800 आने से पहले इंडिया में कार खरीदने के लिए नॉर्मली सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे, फिएट या एम्बेसडर। दो ऑप्शन बस। कलर भी बहुत ही लिमिटेड होते थे, इसलिए डिसीजन लेना भी बहुत ही आसान होता था। लेकिन आज अगर किसी को कार खरीदनी हो तो हैचबैक, सेडान, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, और हर कैटेगरी में दर्जनों मॉडल, सेवरल कलर ऑप्शंस, पता नहीं कितने तरह के इंजन। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कार खरीदने से ज्यादा टाइम उसकी रिसर्च में निकल जाता है और लोगों को डिसीजन लेने में पता नहीं कितने महीनों लगाते हैं। ठीक यही चीज प्रॉपर्टी मार्केट में भी होती है। 5 ऑप्शन तक हमें लगता है कि हम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन
जब 15-20 हो जाते हैं तो फिर कंपैरिजन इतना बढ़ जाता है कि कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और शायद यही वजह है कि कई बायर्स 5 प्रॉपर्टी देखने के बाद जितने कॉन्फिडेंट होते हैं, 15 प्रॉपर्टीज देखने के बाद उससे ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकोलॉजी में शायद इसी सिचुएशन को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। यानी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रॉब्लम समझ लेने से डिसीजन नहीं हो जाता। डिसीजन को आसान बनाने के लिए एक प्रोसेस भी चाहिए, और आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं। लेकिन उस प्रोसेस को समझने से पहले हमें इस बुक का एक और कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बायर्स सिर्फ यही एक कंसेप्ट समझ लें तो उनका आधा कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाएगा। बैरी श्वार्ट्ज बैरी श्वार्ट्ज इसे कहते हैं मैक्सिमाइजर्स वर्सेस सेटिस्फाइजर्स। अपने बुक के चैप्टर 4 में वो कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग डिसीजन लेते टाइम इन दो कैटेगरीज में आते हैं। पहली कैटेगरी मैक्सिमाइजर्स। इनका जो टारगेट होता है वो होता है बेस्ट ऑप्शन ढूंढना, सिर्फ अच्छा नहीं, सबसे अच्छा। So many options, it's a bit much. We'll find the perfect one. ऐसे बायर्स एक प्रॉपर्टी देखने के बाद दूसरी भी देखना चाहते हैं, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली वाली प्रॉपर्टी इससे बेटर होगी। यूट्यूब देखते हैं, गूगल करते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं, ब्रोकर से कंपेयर करते हैं, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है डिसीजन उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं सेटिस्फाइजर्स। इनकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। ये सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर करते हैं। बजट क्या है, लोकेशन कौन सी चाहिए, पर्पस क्या है, और फिर जो प्रॉपर्टी लगभग 90-95% रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देती है उसे कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। Let's list our top 3 priorities. Location is definitely number one. This second apartment fits everything perfectly. इनका फोकस बेस्ट प्रॉपर्टी ढूंढना नहीं होता, बल्कि बेस्ट फिट प्रॉपर्टी ढूंढना होता है। और यहां पर ये राइटर बोलते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिमाइजर्स ऑब्जेक्टिवली शायद बेटर ऑप्शन चुन लेते हैं, फिर भी डिसीजन के बाद उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता रहता है कि शायद कहीं मेरे से कोई बेटर ऑप्शन से छूट तो नहीं गया, या दूसरी प्रॉपर्टी से बेटर तो नहीं है। जबकि सेटिस्फाइजर्स जो होते हैं वो शायद टेक्निकली परफेक्ट ऑप्शन ना ढूंढे, लेकिन अपने डिसीजन से वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में भी यही सबसे बड़ा फर्क है कि कई बार बेस्ट प्रोजेक्ट ढूंढते रहते हैं, जबकि उन्हें बेस्ट फिट प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट प्रॉपर्टी शायद कभी मिले ही नहीं, लेकिन आपके लिए सही प्रॉपर्टी जरूर मिल सकती है। प्रॉपर्टी मार्केट में विनर्स वो नहीं होते जिन्होंने सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ली होती है। विनर्स वो होते हैं जो सही टाइम पर अपने लिए सही प्रॉपर्टी चुन लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, सवाल ये है कि आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, आपके लिए बेस्ट फिट प्रॉपर्टी कौन सी है, और उसे पहचानने के लिए आखिर क्या किया जाए। तो मैंने पिछले कई सालों में एक बात नोटिस की है कि जो बायर्स रिलेटिवली आसानी से डिसीजन ले लेते हैं उन्हें शायद खुद भी नहीं पता होता, लेकिन वो लगभग एक जैसी सोच और एक जैसा प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। वहीं जो बायर्स महीनों तक कंफ्यूज रहते हैं उनके डिसीजन लेने का तरीका अक्सर बिल्कुल अलग होता है। इसी ऑब्जर्वेशन को मैंने एक सिंपल प्रोसेस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है। ये कोई रूल बुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो अगली बार प्रॉपर्टी देखने के बाद डिसीजन लेना शायद पहले से काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रॉपर्टी देखने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी तो प्रॉपर्टी अच्छी भी लगेगी और खराब भी। सबसे पहले एक पेपर लीजिए या एक एक्सेल शीट खोल लीजिए और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स एक कॉलम में नोट डाउन कर लीजिए। बजट, लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन टाइमलाइन, बिल्डर रेपुटेशन, लेआउट, कनेक्टिविटी, एमेनिटीज, फ्यूचर एप्रिसिएशन, मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये कोई फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है ताकि आप अपने डिसीजन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ले सकें। हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं तो जो स्कूल या ऑफिस का डिस्टेंस है या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो रेंटल यील्ड, एग्जिट कैसे मिलेगा, फ्यूचर एप्रिसिएशन कैसे होगा, ये सब चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप कैपिटल गेन बचाने के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी देख रहे हो, या पोजीशन टाइमलाइन सबसे बड़ी जो है आपके लिए फैक्टर बन जाए। इसलिए इस लिस्ट को कॉपी मत कीजिए, इसे बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। मेरा मकसद आपको चेक लिस्ट देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क देना है जिससे आप खुद ही डिसीजन ले सके। अब आता है स्टेप नंबर 2। सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है, हर रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस भी तय करनी जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसपे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए बजट और लोकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जो वेटेज है वो 10 की वेटेज दे दीजिए। अगर बिल्डर आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो 8 दे दीजिए। अमेनिटीज बहुत जरूरी नहीं है तो 4 या 5 दे सकते हैं। ये नंबर्स किसी और के नहीं है, ये आपकी अपनी प्रायोरिटीज के हैं।
अब इसके बाद जो है एक कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, 20 प्रॉपर्टीज इकट्ठी देख के, इतने सारे ब्रोशर्स इकट्ठे करके और फिर सबको जो है इकट्ठा कंपेयर करने लग जाते हैं। यहाँ से ना थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मेरी जो आपको सलाह है कि एक टाइम पे 3 ही प्रॉपर्टीज देखिए और उनको कंपेयर कीजिए। अगर आप चौथी प्रॉपर्टी आपने देखनी है तो पहले इन तीनों में से जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है उसको आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि दिमाग जो है वो 3 मीनिंगफुल ऑप्शंस को कंपेयर कर सकता है लेकिन 15 ऑप्शंस कंपेयर नहीं कर सकता, उसमें उसको बहुत दिक्कत होती है। अब इन तीनों को अपने स्कोर कार्ड में भरिए, हर पैरामीटर को स्कोर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी को मार्क्स कैसे देने हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए बजट की इंपॉर्टेंस आपने 10 रखी थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है बजट से लगभग 10 लाख रुपए ज्यादा है, तो आप इसे 8 या 9 नंबर दे सकते हैं। लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो पूरे 10 दे दीजिए। बिल्डर अच्छा है तो अगर उसकी जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस आपने 8 रखी है तो आप उसे 8 दे दीजिए। अमेनिटीज की एवरेज 4 में से शायद 2 या 3। इसी तरह हर प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करते जाइए। आखिर में तीनों प्रॉपर्टीज का टोटल स्कोर निकाल लीजिए और कई बार आपको खुद सरप्राइज होगा, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को देखकर आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी उसका स्कोर सबसे कम निकला, और जिस प्रॉपर्टी को आपने शुरुआत में सीरियसली नहीं लिया था वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे परफेक्ट प्रॉपर्टी निकल सकती है। अब अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी ऑलमोस्ट 90 to 95% प्रायोरिटीज पूरी कर रही है तो शायद डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि परफेक्ट प्रॉपर्टी शायद आपको कभी ना मिले, लेकिन परफेक्ट के इंतजार में गुड अपॉर्चुनिटी जरूर हाथ से निकल सकती। मान लीजिए आपने 12 प्रॉपर्टीज देखी और आखिर में सिर्फ 2 बची। पहली लोकेशन में बेटर है, दूसरी थोड़ी बड़ी है। अगर आपके स्कोर कार्ड में लोकेशन की इंपॉर्टेंस साइज से ज्यादा है तो डिसीजन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। यही इस प्रोसेस का मकसद है, डिसीजन को आसान बनाना। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे मुश्किल पार्ट प्रॉपर्टी सर्च करना नहीं है, डिसीजन लेना है। और कई बार डिसीजन लेना मुश्किल इसलिए नहीं होता कि ऑप्शंस कम है, बल्कि इसलिए होता है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। इसलिए बेस्ट प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बेस्ट फिट प्रॉपर्टी ढूंढिए, और जब वो मिल जाए तो कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में विनर्स वो नहीं होते जिन्हें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। विनर्स वो होते हैं जो सही टाइम पर अपने लिए सही प्रॉपर्टी चुन लेते हैं। अगर आपको ये फ्रेमवर्क यूजफुल लगा तो इसका एडिटेबल स्कोर कार्ड मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे स्कोर कार्ड लिखकर भेज दीजिए। और अगर गुड़गांव में 2-3 प्रॉपर्टीज आपने शॉर्टलिस्ट भी कर ली है लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भी भेज दीजिए। मैं इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो महीनों से प्रॉपर्टी देख रहे हैं लेकिन आज तक डिसीजन नहीं ले पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं संजीव वर्मा, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।